हेलो गाइस। तो अभी हम जो पहला टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो रहेगा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और समझते हैं सबसे पहले कूलम्स लॉ होता क्या है। देखो, सबसे पहले ये समझो कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं। इस दुनिया में कोई भी बॉडी 3 टाइप का होता है। इस दुनिया में 3 टाइप के बॉडी एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है पॉजिटिव बॉडी, एक होता है नेगेटिव बॉडी और एक होता है न्यूट्रल बॉडी। एक होता है पॉजिटिव बॉडी, एक होता है नेगेटिव बॉडी, एक होता है न्यूट्रल बॉडी। तो विजय सर, क्वेश्चन ये है कि बॉडी पॉजिटिव कब होता है। उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बॉडी न्यूट्रल कब होता है। इस दुनिया में कोई भी बॉडी एटम से बना हुआ है। इस दुनिया का सारा बॉडी एटम से बना हुआ है और एटम न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल होता है, इसका मतलब क्या होता है सर? एटम के अंदर जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए तो अल्टीमेटली ज़रा सोच कर देखो, अगर मैं एक एटम ले लेता हूँ जिसके अंदर 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 10 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, 10 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, और अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो 10 प्रोटॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माइनस है, प्रोटॉन प्लस है, तो अल्टीमेटली मुझे आंसर क्या मिलेगा? 0। तो इसीलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके अंदर जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम नंबर में होते हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसीलिए मैं बोलूँगा दुनिया का हर बॉडी कैसा है? न्यूट्रल है। तो ये न्यूट्रल बॉडी क्या होता है वो तो समझा, बट बॉडी पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है आओ समझते हैं। तो मैंने एक बॉडी लिया जो कि मैं इसको नाम दे देता हूँ बॉडी नंबर 1, और ये एक दूसरा बॉडी मैंने लिया, इसको नाम दे देता हूँ बॉडी नंबर 2, और ये भी न्यूट्रल है। और गाइस, ये बॉडी भी न्यूट्रल है। अब अगर मैं इस बॉडी को उठा के इस बॉडी में आके ऐसा रब करूं, अगर मैं इनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट करूं, इसको ऐसा रब करूं एक दूसरे के ऊपर, अगर ऐसा रब करूं मैं, और रब करने के बाद आप नोटिस करोगे कि यहाँ के कुछ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उड़ के ये बॉडी में चले जाएंगे। उल्टा भी हो सकता है, बॉडी 2 का इलेक्ट्रॉन भी उड़ के बॉडी 1 में आ सकता है, बट एक टाइम पे एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में जाएगा। मान लेते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन बॉडी 1 से लेके बॉडी 2 में गया। अब इलेक्ट्रॉन बॉडी 1 से लेके बॉडी 2 में गया, ये सिचुएशन क्लियर है। अब समझते हैं, क्या ये बॉडी न्यूट्रल रह गया? नहीं, अब ये बॉडी न्यूट्रल नहीं रह गया है। तो सवाल उठता है, सर ये बॉडी न्यूट्रल कब था? जब आपने दोनों बॉडी को आपस में रब नहीं किया था, तब ये बॉडी कैसा था? न्यूट्रल था। रब करने के बाद अब ये बॉडी न्यूट्रल नहीं हो है। जैसे मैंने इनके बीच में रब किया, एक दूसरे को रब किया, मतलब विजय सर आपने क्या किया? मैंने फ्रिक्शन किया। अब इस बॉडी को मैं क्या बोलूँगा? अब ये दोनों बॉडी चार्ज बॉडी हैं। तो विजय सर आपने थोड़ा टाइम पहले बोला था बॉडी पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें से मालूम कौन सा पड़ेगा कि सर इसमें से कौन सा बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा बॉडी नेगेटिव चार्ज है? तो बहुत सिंपल सा आंसर मैं आपको देता हूँ अगले पेज पे चलते हैं हम। ये रहा अपना बॉडी 1, ये रहा अपना बॉडी 2। ये बॉडी भी पहले न्यूट्रल था। फ्रिक्शन के पहले ये बॉडी कैसा था? न्यूट्रल था। फ्रिक्शन के पहले ये सेकंड बॉडी भी कैसा था? न्यूट्रल था। फ्रिक्शन के पहले सेकंड बॉडी भी न्यूट्रल था। जैसे ही आपने फ्रिक्शन किया, अब ये बॉडी न्यूट्रल नहीं रह जाएगा। क्यों सर? क्यों का आंसर मैंने थोड़ा टाइम पहले आपको दिया हुआ है। ये रहा अपना बॉडी 1। तो गाइस, ये रहा अपना बॉडी 1 और ये रहा बॉडी 2। मान लेते हैं इस बॉडी के अंदर 10 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन था और 10 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन था, ठीक है। प्रोटॉन कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसलिए प्रोटॉन का ट्रांसफ़र कभी नहीं होता, वो न्यूक्लियस के अंदर है, उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल होगा, ऑलमोस्ट असंभव है वो। एटॉमिक रिएक्शन जो होते हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनते हैं, वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल करने की कोशिश की जाती है, वो भी आसान नहीं होता। तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ किस पे होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन पे होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट पे घूम रहे होते हैं। लास्ट ऑर्बिट में घूमने के कारण
अगर मैं इस बॉडी को उठा के इस बॉडी के ऊपर रब करूं तो इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से उड़कर इस बॉडी में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन उड़ के इस बॉडी से इस बॉडी में आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से उड़कर इस बॉडी में गया और मान लेते हैं इस बॉडी के अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन था और 10 प्रोटॉन था, मान लेते हैं इस बॉडी के अंदर भी अगर 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन था, तो फ्रिक्शन के बाद क्या होगा, आओ ज़रा चेक करते हैं बेटा। फ्रिक्शन के बाद क्या होगा, चेक करते हैं। फ्रिक्शन के बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ से यहाँ पर आएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ से यहाँ तक आया, किसके बाद, फ्रिक्शन के बाद। अगर इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से उड़ के दूसरे बॉडी में आया, तो अब इस बॉडी के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, अब इस बॉडी के अंदर फ्रिक्शन के बाद कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा इस बॉडी के अंदर बचेगा 9 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस बॉडी के अंदर अभी भी 10 प्रोटॉन है। फ्रिक्शन के बाद इस बॉडी के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस बॉडी के अंदर रहेगा 11 इलेक्ट्रॉन और इस बॉडी के अंदर 10 प्रोटॉन अभी भी है। ज़रा चेक करके बताओ बॉडी 1 के अंदर ज़्यादा क्या है, बॉडी 1 के अंदर ज़्यादा क्या है। तो मैं बोलूँगा बॉडी 1 के अंदर ज़्यादा क्या है, बॉडी 2 के अंदर ज़्यादा क्या है। तो बॉडी 1 के अंदर ज़्यादा क्या है, बॉडी 1 के अंदर ज़्यादा प्रोटॉन है। कितना ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन से कितना प्रोटॉन ज़्यादा है, 1 प्रोटॉन ज़्यादा है। ठीक है। दूसरी बात, इस बॉडी 2 के अंदर ज़्यादा क्या है, इस बॉडी के अंदर 2 के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। कितना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो क्वेश्चन उठता है सर बॉडी 1 के अंदर ज़्यादा क्या है, तो बॉडी 1 के अंदर प्रोटॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो बॉडी 1 को मैं बोलूँगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है। क्यों बोला पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन इज़ ग्रेटर दैन इलेक्ट्रॉन। बॉडी 2 के अंदर ज़्यादा क्या है सर, बॉडी 2 के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो मैं बोलूँगा इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर दैन प्रोटॉन, देयरफॉर दिस बॉडी इज़ कॉल्ड एज नेगेटिवली चार्ज। तो इसके पहले के स्क्रीन पे हमने देखा था बॉडी 3 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है ज़ीरो। तो पॉजिटिव कब होगा, अगर प्रोटॉन इज़ ग्रेटर दैन इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव कब होगा, अगर इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर दैन प्रोटॉन। न्यूट्रल कब होगा, अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल हो जाएंगे, तब की बात है ये। ठीक है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कूलम्स लॉ पर। मान लेते हैं आपने एक बॉडी लिया जिसका जो है पॉजिटिव बॉडी, एक आपने दूसरी बॉडी ली जो आपने ली नेगेटिव बॉडी। अब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जैसे अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता, तो इनके बीच में जो प्यार होता, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, उसे मैं क्या बोलता, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ चार्जेस हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में एक प्यार होगा, दैट प्यार इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, प्यार तो है, लेकिन कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रो। समझो पहले, इलेक्ट्रो, ये रहा इलेक्ट्रो, ये रहा स्टैटिक। क्यों नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि ये जो एटम है अपने जगह पे रुके हुए रहते हैं, एटम मूव नहीं करते। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक, मतलब यहाँ पे आपको एटम रुका हुआ भी दिख रहा है, एटम रुका हुआ भी दिख रहा है और इलेक्ट्रॉन्स मोशन में भी दिख रहे हैं। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक का मतलब होता है एटम, और ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है। तो इस चैप्टर का नाम क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैंने आपको एक बेसिक दिया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी के ऊपर बेस्ड है आपका कूलम्स लॉ। पहले तो समझते हैं कि कूलम होता क्या है। कूलम यूनिट है, कूलम यूनिट है किसका, चार्ज का। चार्ज क्या है, चार्ज 2 टाइप का, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज बॉडी या नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो कूलम सर ने कहा था, सर चार्ल्स कूलम ने, कि अगर मैं एक पॉजिटिव बॉडी यहाँ पे रख दूँ, एक नेगेटिव बॉडी यहाँ पे रख दूँ, तो दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सवाल उठता है सर कितना होगा, तो चार्ज का डिस्कवरी चार्ल्स कूलम ने किया था और चार्ल्स कूलम ने कहा था कि हम लोग चार्ज को डिनोट करेंगे अल्फ़ाबेट Q से, चार्ज को डिनोट करेंगे अल्फ़ाबेट Q से। तो उन्होंने बोला कि इस चार्ज, ये बॉडी 1 है तो चार्ज 1, ये बॉडी 2 है तो चार्ज 2, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा इन दोनों चार्जेस की ताकत होगी। जितने पावरफुल ये दोनों चार्जेस होंगे उतना ही ज़्यादा दोनों के बीच में प्यार होगा। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि अगर Q1 एंड Q2 ज़्यादा होंगे, ज़्यादा पावरफुल होंगे, तो अल्टीमेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इनके बीच में ज़्यादा होगा। तो मैं क्या बोलूँगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। अभी दूसरी बात बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं जैसे ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, अगर दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाएं तो अल्टीमेटली प्यार कम हो जाएगा, और दूरियां कम हो जाए तो प्यार बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? अगर दोनों के बीच में हम दूरियां बढ़ा दें तो ये चार्जेस के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इन दूरियां को हम R से दिखाते हैं। बहुत अच्छे से बात करो तो इसको R² से दिखाते हैं। तो अगर मैं इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को R से दिखाऊं, तो अगर डिस्टेंस मैं बढ़ा दूं दोनों के बीच में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसको? R को। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कशन करना है। ये R का मतलब क्या है? R का मतलब डिस्टेंस है। कहाँ से कहाँ तक? सेंटर से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस। सेंटर से लेके सेंटर तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? R कहते हैं। ठीक है। कोई भी बॉडी का मास कहाँ पे लोकेटेड होता है? बॉडी के सेंटर पे लोकेटेड होता है। इसलिए चार्ज भी एक छोटा सा मास है, उसका मास भी कहाँ पे लोकेटेड है? सेंटर पे लोकेटेड है। तो इसके मास को हम लोग इसके डिस्टेंस को कहाँ से कहाँ मेजर कर रहे हैं? सेंटर से लेकर सेंटर तक। अभी जो डिस्टेंस आप देख रहे हो बेटा, इसको हम लोग क्या दिखाएंगे? R। अब बॉडी Q1 बॉडी Q2 को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है बाय अ डिस्टेंस ऑफ R। उसी समय पे बॉडी Q1 को भी अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है बाय अ डिस्टेंस ऑफ R। तो मतलब दोनों भी बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं बाय द डिस्टेंस ऑफ R एंड R। ये दोनों R एंड R में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा R²। तो हमेशा याद रखना, कभी भी R नहीं होगा, R² होगा, क्योंकि एक समय पे सिर्फ एक ही बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं कर रही है। दोनों ही बॉडी एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मेन डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? R² हो जाएगा। आप भी ले लो। ठीक है। बेटा अब हम लोग आगे चलते हैं। ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैं आज के लेक्चर में आपको सिखा रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं से बीच बीच में कंटेंट डालते रहूँगा। तो ये रहा मेरा सेक्शन नंबर 1, जो कि मेरा पार्ट A है। भले आपको आता रहेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से इसको समझ लेना पहले, क्योंकि आगे के जो कंटेंट्स में डालने वाला हूँ मेरे हिसाब से जाने वाला है। तो मेरे हिसाब से चीज़ें कर लेना। ठीक है। ये मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ एज इट इज़। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके गया बेटा। आप अगर नोटिस करोगे ध्यान से, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 क्या बोलता है? मेरा इक्वेशन नंबर 1 बोलता है कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इक्वेशन नंबर 2 बोलता है कि F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। अगर मैं दोनों को क्लब कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों भी चार्जेस की ताकत अपॉन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। R² क्यों लिखते हैं आपको पता है, मैंने आपको बता दिया है। दोनों भी एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सेम अमाउंट की ताकत से। इसका R² का इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो मैं किसी और लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल तो आप यहाँ पे समझ लो। अब ये साइन जब भी जाएगा बेटा, अब आगे जो भी चल रहा है सब मैथमेटिक्स से थोड़ा ध्यान देना। पहले तो हम इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। ये वाले पार्ट को हम एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। अब ये साइन जब भी जाता है, ये साइन जब भी जाता है, ये साइन, तो एक इज इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट आता है। हमेशा याद रखना है हमें। एक इज इक्वल टू आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। हमने यहाँ पे एक इज इक्वल टू लिख दिया और एक कांस्टेंट लिख दिया। ये मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड 8 के वेरिएशन चैप्टर में है बेटा। 9th में भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन था, उसमें भी था। अब ये कांस्टेंट को कूलम्स ने रिसर्च किया था और कूलम सर ने कहा था कि ये कांस्टेंट का वैल्यू आएगा 9 × 10⁹। यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 बाय R²। बट सवाल उठता है सर ये वैल्यू उन्होंने निकाला कैसे होगा? ये वैल्यू उन्होंने निकालने के लिए इसको पहले उन्होंने एक इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, एक फॉर्मूले में कन्वर्ट किया था, और ये वैल्यू उन्होंने निकाला है 1/4πε0। इससे निकाला हुआ है, जहाँ पे 4 का वैल्यू तो 4 होता है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12। अगर ये पूरे के ये सारे के सारे वैल्यू को आप अगर कैलकुलेट करोगे ना बेटा, तो तब जाके आपको ये वाला वैल्यू आएगा, ये वाला वैल्यू आएगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मुझे फार्मूला बनाना हो कूलम्स लॉ को, तो मेरा फार्मूला क्या बनेगा? 9 × 10⁹ के बदले मैं क्या लिखूँगा? 1/4πε0 × Q1 Q2 बाय R²। ये बन जाएगा बेटा मेरा फार्मूला।
अब इस फॉर्मूले की बहुत ज़बरदस्त ब्यूटी है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ सो दैट बाद में आपको कन्फ्यूजन ना हो इस चीज़ के बारे में, भले आपको आता होगा तो क्या। अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखने जाऊँ बेटा तो मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, ये नॉट क्या है, नॉट, ठीक है। तो नॉट समझने से पहले समझ लेते हैं ये एप्सिलॉन क्या है। बेटा एप्सिलॉन ये बताता है कि ये जो दो चार्जेस हैं इनके बीच में ये जो मीडियम है वो मीडियम क्या है, मीडियम क्या है, मीडियम क्या है। अगर मीडियम है ही नहीं, अगर मीडियम है ही नहीं, मीडियम अगर है ही नहीं, मीडियम अगर है ही नहीं तो आप क्या बोलोगे, है ही नहीं मतलब नॉट, मीडियम इज़ नॉट प्रेजेंट। नॉट को ऐसे दिखाया जा रहा है, ऐसे छोटे से, इसीलिए बेटा यहाँ पे लिखा है मीडियम इज़ नॉट प्रेजेंट, मीडियम इज़ नॉट प्रेजेंट। तो ये रहा मीडियम, ये रहा नॉट, मीडियम इज़ नॉट प्रेजेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आइडियली क्या कंसिडर किया गया है कि बेटा आप स्पेस में कंसिडर कर रहे हो तो मीडियम नॉट प्रेजेंट है, तो 1/4 पाई मीडियम नॉट प्रेजेंट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये रहा बेटा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला। सर अगर मीडियम प्रेजेंट रहा तो क्या करेंगे, बेटा मीडियम प्रेजेंट रहा तो बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट नहीं लिखेंगे, नॉट के बदले वो मीडियम का नाम लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये तब जब मीडियम है और ये तब जब मीडियम नहीं है, मीडियम नॉट प्रेजेंट, मीडियम प्रेजेंट। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। इसको बहुत अच्छे से देखना, मैं इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ फटाफट ताकि आपको फिर से रिकॉल हो जाए। बॉडी 3 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है जीरो, मतलब न्यूट्रल। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा तो मैं अल्टीमेटली बोलूँगा कि बॉडी न्यूट्रल है। दुनिया में हर बॉडी न्यूट्रल ही होता है। एक होता है पॉजिटिव बॉडी, एक होता है नेगेटिव बॉडी, एक होता है जीरो बॉडी। पॉजिटिव तब जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव तब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब मैं क्या करूँगा, अगर दो बॉडी न्यूट्रल है, अगर आपस में रब करूँ तो बॉडी एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से उड़ के दूसरे बॉडी में जाएंगे, तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन खोया है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन पाया है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब उसके बाद में बॉडी दो टाइप का हो गया, एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं बोलूँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कूलम ने भी वही बताया कि दो बॉडी के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो कितना होगा। तो कूलम ने कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा, एक रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज, मतलब Q1 Q2 की ताकत कितनी, एक रहेगा दोनों के बीच का डिस्टेंस। स्ट्रेंथ पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों को अगर मैं क्लब कर दूं तो मुझे फॉर्मुला मिल जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो इज इक्वल टू आएगा और एक कांस्टेंट आएगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आ जाएगा 9 × 10⁹ ये कांस्टेंट का वैल्यू है। कैसे कैलकुलेट किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू से कैलकुलेट किया। पाई का एक अपना वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन नॉट का अपना वैल्यू 8.85 × 10⁻12। अगर आप ध्यान से उसको कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्मुला मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये तब होगा जब मीडियम नहीं होगा, जब मीडियम नहीं है तो नॉट प्रेजेंट है, नॉट, ठीक है। वो जीरो का मतलब वहाँ पे नॉट है। एप्सिलॉन का मतलब है, एप्सिलॉन बोलते हैं, मीडियम मतलब एप्सिलॉन, ये ग्रीक वर्ड से आया है। तो मीडियम है तो फॉर्मुला क्या रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। नहीं रहा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले हम लोग लेंगे एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग के लिए वीडियो बनाया है, होप सो आप इसको एंजॉय करोगे, यूटिलाइज करोगे। बहुत अच्छे से करना, पूरा न्यूमेरिकल इसके ऊपर ही बेस्ड है। टेक्स्ट बुक के 4-5 न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर कवर हो जाते हैं, स्टैंडर्ड 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।